लैब से हाजिरी देंगे परीक्षक, ऐप पर डालेंगे फोटो। सूचना विस्तार से देखते हैं। यूपी बोर्ड प्रयोगात्मक परीक्षा के दौरान इस बार परीक्षकों पर भी सख्ती देखने को मिलेगी। परीक्षा केंद्र पर लैब के भीतर से ही उन्हें ऑनलाइन हाजिरी देनी होगी। प्रयोगात्मक परीक्षा की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। प्रयोगात्मक परीक्षा 9 फरवरी से शुरू हो रही है। इसके लिए राजधानी के सभी 334 परीक्षा केंद्रों की सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई है। इन सभी केंद्रों के लिए परीक्षक दूसरे जनपदों से 7 फरवरी से राजधानी पहुंचेंगे। परीक्षकों को केंद्रों पर ही हाजिरी भी देनी होगी। इसके लिए केंद्र व्यवस्था बने प्रधानाचार्य परीक्षा शुरू होने से पहले ही उन्हें प्रयोगशाला दिखाएंगे। सभी परीक्षक प्रयोगात्मक परीक्षा की अवधि के प्रतिदिन प्रधानाचार्य अतिरिक्त परीक्षक के साथ प्रयोगशाला में उपस्थित होकर फोटो व जियो पैरामीटर्स मोबाइल ऐप पर अपलोड करेंगे। जियो लोकेशन युक्त फोटो कैप्चरिंग मोबाइल ऐप माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट यूपीएमएसपी एजुकेशन इन पर आईडी से डाउनलोड करना होगा। प्रयोगात्मक परीक्षा में इसलिए होगी सख्ती। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक कई बार प्रधानाचार्यों और परीक्षकों के बीच साठगांठ के आरोप लगते हैं। बच्चों को बिना प्रैक्टिकल के सीधे अंक देने के भी आरोप लगे हैं। यही कारण है कि इस बार परीक्षकों के नियम सख्त हैं। परीक्षा में लापरवाही न होने पाए, इसके लिए कंट्रोल रूम से निगरानी होगी। यदि कोई प्रधानाचार्य परीक्षक पर अनुचित दबाव बनाता है तो वह सीधे मुझसे बात कर सकेगा। राकेश कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक। ये साथियों सूचना है जो कि प्रयोगात्मक परीक्षा में सख्ती दिखाई गई है और ये फोटो भी डालने की बात कही आ रही है। नए सत्र में संयुक्त प्रवेश पोर्टल के माध्यम से होंगे सभी प्रवेश। ये सूचना है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय और इससे संबंधित महाविद्यालयों में नए सत्र 2025-26 से सभी पाठ्यक्रमों में सामर्थ्य के राज्य संयुक्त प्रवेश पोर्टल के माध्यम से दाखिले होंगे। इसके लिए राज्य विश्वविद्यालय के संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों को पत्र भेजकर सुझाव मांगे हैं। हालांकि समर्थ पोर्टल पर नव प्रवेशियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सत्र 2024-25 से ही शुरू की जा चुकी है, लेकिन यह प्रक्रिया अभ्यर्थियों के प्रवेश के बाद शुरू की गई थी। अब राज्य विश्वविद्यालय की तैयारी की आगामी सत्र 25-26 से समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश की संयुक्त प्रवेश पोर्टल के समान प्रवेश आवेदन के माध्यम से ही पूरी की जाए, ऐसे आदेश दिए गए हैं। राज्य विश्वविद्यालय ने संबंध विद्यालयों के प्राचार्यों से मांगे सुझाव। इसके लिए आप देख सकते हैं इस तरह की, आप ये वीडियो स्किप रोक करके आप इसको जूम करके भी इस पूरी सूचना को देख सकते हैं। अगर सूचना आप सभी को अच्छी लगे तो एक लाइक तो आपसे बनता ही है, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तत्काल सब्सक्राइब कर भाई बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे सूचना आप तक सबसे पहले। साथियों आगे चलते हैं। सूचना मिल रही है आए दिन छोटे मोटे कर्मचारियों से रिश्वत लेने के आरोप देखने को मिला करते थे, लेकिन आज जो है प्रिंट मीडिया के माध्यम से सूचना मिल रही है कि मथुरा में महिला पीसीएस अफसर 70,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। अब देख लीजिए, एक पीसीएस अधिकारी ही इस तरह के कृत्य करेगा तो छोटे मोटे अधिकारी तो इसके लिए कितना बड़ा बढ़ावा मिलेगा, ये देश के हित में बिल्कुल नहीं है और भ्रष्टाचार को ये बहुत बड़ा बढ़ावा देता है। मैं खंडन करता हूँ ऐसे किसी भी अधिकारी या किसी कर्मचारी के विरोध में सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। लखनऊ की विजिलेंस टीम के मंगलवार को जिला पंचायत राज अधिकारी किरण चौधरी को 70,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। उनके अलावा एक रिटायर्ड ड्राइवर भी गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस के अनुसार फरय के जुड़ावी निवासी प्रताप सिंह राणा ने सतर्कता अधिष्ठान की शिकायत की। उन्होंने अपना ग्राम सभा में 2022-23 में अस्थायी गौशाला टीन शेड हरे कृष्णा ट्रस्ट के निविदा प्रक्रिया के से निर्माण कराया था, मगर कुछ कमियां होने के से जिला मजिस्ट्रेट ने 10 जून 2024 को वित्तीय प्रशासनिक अधिकारों से विरत कर ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में 3 सदस्यीय समिति गठित कर कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। शिकायत में कहा गया था कि किरण चौधरी के पद पर दुरुपयोग का उनके पक्ष में रिपोर्ट लगाने को रिश्वत के रूप में 70,000 रुपये मांग की सेवानिवृत्ति ड्राइवर विजयन सिंह के जरिए की गई। विजिलेंस की जांच के में मामला सही मिलने पर सतर्कता अधिष्ठान टैप की टीम मंगलवार सुबह एपी विजिलेंस बबीता सिंह ने नेतृत्व में डीआरपी इंद्रप्रस्थ कॉलोनी आवास पहुंची। यहां किरण चौधरी और विजिलेंस को शिकायतकर्ता प्रताप राणा ने 70,000 रुपये रिश्वत की लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। ऐसी सूचना मिल रही है कि
2 साल पहले हुए निर्माण पर शिकायतकर्ता के पक्ष में रिपोर्ट लगाने के नाम पर मांगी गई थी घूस। लखनऊ विजिलेंस टीम ने कर्ण चौधरी के आवास पर मारा छापा, ड्राइवर भी गिरफ्तार किया गया है। शासन द्वारा 20.47 लाख बच्चों के पेट के कीड़े की निकालने की दवा खिलाने का लक्ष्य दिया गया है। ये सूचना आप देख मिल रही है। जनपद में 10 फरवरी को ग्रामीण एवं ब्लॉक शहरी क्षेत्र कार्यक्रमी मुक्ति दिवस एनडीडी का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत पेट के कीड़े निकालने की दवा एल्बेंडाजोल खिलाई जाएगी, जबकि ब्लॉक गोसाईगंज में सर्वजन दवा सेवन आईडीए अभियान के तहत एल्बेंडाजोल खिलाई जाएगी। अभियान को सफल बनाने के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षक और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम नोडल अधिकारी अनिल श्रीवास्तव ने अभियान के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 19 साल की आयु से 20-47-440 बच्चों को एल्बेंडाजोल खिलाने का लक्ष्य रखा है। इन बातों का रखें ध्यान, खाली पेट दवा ना खिलाएं। 1 से 2 साल की आयु के बच्चे को एल्बेंडाजोल की आधी गोली और 2 से 3 साल की आयु के बच्चे को 1 गोली चूरा बनाकर खिलाई जाएगी। 3 से 19 साल की आयु के बच्चे को 1 गोली खिलाई जाएगी। गोली दांत से चबाकर ही खिलाना सुनिश्चित कराना है। गोली स्वास्थ्यकर्ता अपने सामने ही खिलाएंगे। ये बहुत सावधानी की बात कही गई है। सभी शिक्षक भी इस सूचना को देखें और विशेष तौर पर इस सावधानी को बरतें, क्योंकि एल्बेंडाजोल खिलाने के बाद कई बच्चों की तबीयत अक्सर बिगड़ जाती है। किसी को उल्टियाँ आने लगती हैं तो किसी को चक्कर महसूस होते हैं। हो सकता है किसी को गंभीर बेहोशी की हालत भी देखने को मिलती है। इसलिए किसी भी बच्चे को खाली पेट दवा बिल्कुल कतई न खिलाएं और जो डोज शासन प्रशासन ने तय किए हैं उसी के मानक के अनुसार बच्चों को एल्बेंडाजोल खिलाने का काम करें। इसमें सभी शिक्षक, प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय में आए स्वास्थ्य टीम के सामने बैठकर अपने बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाने के सामने मौजूद रहें, जिससे किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। निपुण असेसमेंट टेस्ट 17 से होगा। सभी शिक्षकों और प्रदेश के सभी प्रधानाध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और बेसिक शिक्षा के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर। कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों की भाषा और गणित पढ़ने समझने के मूल्यांकन के लिए निपुण असेसमेंट टेस्ट नेट 17 फरवरी को आयोजित होगा। डीएलएड प्रशिक्षुओं के माध्यम से प्रदेश के 1.33 लाख विद्यालयों में यह टेस्ट आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में होने वाला यह दूसरा टेस्ट संशोधित लक्ष्य के अनुरूप में होगा। इनमें भाषाई दक्षता और अंकों को पहचानने व जोड़ कर समझने की दक्षता जांची जाएगी। सभी शिक्षक और अनुदेशक शिक्षा मित्र इस बात को देखें कि वो जो कक्षा 1 और 2 के बच्चों को शिक्षण कार्य कराते हैं तो कृपया इसका विशेष ध्यान रखें। उन 17 को निपुण असेसमेंट के तहत बच्चों को अच्छे से अच्छे शिक्षण कार्य कराएं। साथियों, बहुत बड़ी खबर निकल के आई है, सभी लोग देखिएगा। स्थायी कर्मी की तरह लंबे समय तक काम करने वाले समान वेतन के हकदार। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये कोर्ट का आदेश है साथियों। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और ये आदेश उत्तर प्रदेश के सभी संविदा संवर्ग के लोगों के लिए, आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। और देखा गया है अक्सर शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश में इसके पूर्णतः हकदार हैं और वह शिक्षकों की भांति ही शिक्षण कार्य कराते हैं और उन्हें मात्र 10,000 रुपये सरकार दे रही है, जबकि यह आदेश बिल्कुल गलत है। समान काम के लिए समान वेतन का आदेश सरकार के द्वारा, कोर्ट के द्वारा दिया जा चुका है, लेकिन सरकार ने अभी तक उत्तर प्रदेश में संविदा संवर्ग पर कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों का कोई भी अभी स्थायी समाधान या समान काम समान वेतन की योजना को लागू नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब कोई कर्मचारी स्थायी
कर्मी जैसी भूमिका में लंबे समय तक काम करता है तो समान काम के लिए समान वेतन का हकदार भी होता है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि नौकरशाहों की सीमाओं के कारण श्रमिकों के वैध अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा है। इसी के साथ जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले की पीठ ने गाजियाबाद नगर निगम की ओर से 2005 में माली की सेवाएं समाप्त करने के आदेश को रद्द कर दिया। बागवानी विभाग में जरिए से 1998 से सेवाएं दे रहे इन कर्मियों को बिना किसी नोटिस, लिखित आदेश और मुआवजे के हटा दिया गया था। पीठ ने कहा, नैतिक व कानूनी रूप से जो कर्मचारी साल दर साल नगरपालिका की जरूरतों को पूरा करते हैं उन्हें अनावश्यक नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने उनकी नियुक्ति 6 महीने के भीतर सेवाओं को नियमित करने का निर्देश दिया है और नगर निगम को उन्हें 50% पिछला वेतन देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि नौकरशाहों की सीमाएं उन कामगारों के वैध अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकती जिन्होंने लंबे समय तक वास्तविक नियमित भूमिकाओं में लगातार काम किया है। हालांकि नगर निगम के बजट व भर्ती नियमों के अनुपालन की चिंताओं पर विचार होना चाहिए, लेकिन इसमें नियोक्ता और वैधानिक दायित्वों से मुक्त नहीं किया जा सकता या न्याय संगत अधिकारों को नकारा नहीं जा सकता है। आप सभी देख सकते हैं, सरकार ने दिल्ली में बागवानी करने वाले सभी कामगारों को, मालियों को पिछला वेतन देने का भी आदेश कर दिया है। अपीलकर्ता को काम से हटाना बुनियादी श्रम कानून सिद्धांतों का उल्लंघन है। न्यायालय ने कहा है कि मामले में नियोक्ता की प्रत्यक्ष देखरेख के लंबे समय से चल रहे काम को धारणा को झुटलाते ये महज अकाल्पनिक आकस्मिक नियोक्ता थी। पीठ ने कहा, भारतीय श्रम कानून उन परिस्थितियों में निरंतर दैनिक वेतन व संविदात्मक नियुक्तियों का दृढ़ता से विरोध करता है जहां काम स्थायी प्रकृति का ही हो। अदालत ने माना कि इस मामले में प्रतिवादी नियोक्ता वास्तव में अनुचित श्रम व्यवहार में लिप्त रहा। पीठ ने पाया कि अपीलकर्ता कामगारों के काम को से हटाना सबसे बुनियादी श्रम कानून सिद्धांतों का उल्लंघन है। उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारी, आपके लिए यह एक पेपर की कटिंग न समझिए, आपका भविष्य निर्धारित कोर्ट में कर सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ माली की सेवाएं समाप्त के आदेश के बाद उनको 50% सवेतन बहाल करने के लिए कोर्ट ने समान काम समान वेतन देने का आदेश किया है। उत्तर प्रदेश में आज 24 से 25 साल होने को जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की सेवाएं लगातार चल रही हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों को अभी तक समान काम समान वेतन नहीं दिया गया। शिक्षा मित्र लगातार अपने 10,000 मानदेय में सेवाएं दे रहे हैं, जबकि यह कोर्ट का आदेश है कि लगातार काम करने वाले व्यक्ति को आप समान काम समान वेतन से दूर नहीं रख सकते हैं। यह शिक्षा मित्रों, अन्वेषकों के लिए और उत्तर प्रदेश के सभी संविदा संवर्ग के लिए यह आदेश उनके लिए बहुत मजबूती दे सकता है। आज से यूपी बोर्ड केंद्रों पर पहुंचेंगी उत्तर पुस्तिकाएं। बहराइच यूपी बोर्ड परीक्षा नज़दीक आते ही उत्तर पुस्तिकाओं को सेंटर पर भेजने का सिलसिला बुधवार से शुरू होगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों पर कॉपियां भेजी जाएंगी। किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसके लिए कॉपियों का वितरण 3 चरणों में किया जाएगा। 180 लाख उत्तर पुस्तिकाओं का होना है वितरण। 3 चरणों में होगा उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण। 125 परीक्षा केंद्रों का हो चुका है निर्धारण। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को सकुशल कराने के लिए तैयारियां को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उत्तर पुस्तिकाओं को वितरण के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। 3 चरणों में कॉपियों का वितरण सेंटर के लिए किया जाएगा। मनोज कुमार अहिरवार, उप शिक्षा निदेशक। आप सभी लोग इस सूचना से भी अवगत होने का कष्ट करें। साथियों, सूचना अगर अच्छी लग रही हो तो आप तत्काल शेयर कर दीजिए और हमारे आप सभी बेसिक शिक्षा के कर्मचारियों की ये सूचना बहुत अति महत्वपूर्ण है और सभी जगह शेयर करने के बाद एक लाइक करके आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो बड़ा ज़रूर है लेकिन बहुत उपयोगी सूचनाएं इसमें हैं। आप समझ लीजिएगा, आप स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें तो आपको सारी सूचनाएं इस वीडियो में मिलने वाली हैं।
अपार आईडी को लेकर शक्ति, कई जिलों में वेतन रोकने के आदेश। बेसिक शिक्षा व माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार आईडी बनाने को लेकर की जा रही सख्ती के बीच कई जिलों में शिक्षकों के वेतन रोकने की चेतावनी जारी की गई है। लखनऊ, मैनपुरी समेत कई जिलों में बीएसए की ओर से इसके आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि तमाम कवायद के बाद भी अभी 60 से 70% ही आईडी बनी हैं। वेतन रोकने की कार्रवाई को लेकर शिक्षक संगठनों से ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि तकनीकी वजह से आईडी नहीं बन पा रही है, इसके लिए शिक्षक कहां से जिम्मेदार हो गया। वहीं महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की ओर से बुधवार को प्रदेश के में अपार आईडी बनाने की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद आगे के दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। शिक्षकों का अक्सर ये समस्या आती है कि बच्चों के आधार कार्ड में कहीं ना कोई त्रुटियां होती हैं, जिसके कारण पोर्टल पर अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो वह पोर्टल वह आधार कार्ड पर जो विवरण है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए सभी बच्चों के गार्जियंस को यह कहा गया है कि आधार कार्ड सही करा लें और अपने बच्चों को आधार कार्ड सही कराने के बाद अपार आईडी बनाने के लिए शिक्षकों को सहूलियत मिल सके। शिक्षक के लिए सरकार आदेश तो कर देती है, लेकिन बेसिक स्तर पर बच्चों की क्या समस्याएं हैं, गार्जियंस की क्या समस्याएं हैं, शिक्षकों की क्या समस्याएं हैं, इसको नहीं देख सकते और अधिकारी आदेश कर देते हैं कि अपार आईडी बनाइए, नहीं बनाएंगे तो आपका वेतन रोक दिया जाएगा। यह न्याय संगत नहीं है। शिक्षकों की समस्याओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अप्रैल से जून माह के बीच आरओ की परीक्षा कराने की तैयारी है। आरक्षित हैं 5 तिथियां। पिछले साल फरवरी में पेपर लीक के कारण निरस्त हुई थी परीक्षा। इन पदों पर होनी है भर्ती। आरओ के कुल 411 पदों में उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के सर्वाधिक 322 पद एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के 40 पद, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी के 9 पद, सहायक समीक्षा अधिकारी के 13 पद एवं सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा का 1 पद, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी के 3 पद एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के 23 पद शामिल किए गए हैं। आइए सूचना देखते हैं विस्तार से। समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 इस साल अप्रैल से जून के बीच कराई जा सकती है। साथियों, अभी यह निश्चित नहीं है, ये क्लियर समझ लीजिएगा। 2023 इस साल अप्रैल से जून के बीच कराई जा सकती है। इन 3 महीनों के दौरान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी से ने परीक्षाओं के लिए 5 तिथियां आरक्षित की गई हैं। इन तिथियों पर परीक्षा कराने की तैयारी की गई है। आरओ 411 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभ परीक्षा 11 फरवरी 2024 को प्रदेश के सभी 2387 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। परीक्षा के लिए 10,76,004 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 64% ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। हालांकि परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद निरस्त कर दी गई थी। आप देख सकते हैं इस सूचना को, वीडियो रोक करके जूम करके पूरी खबर पढ़ सकते हैं और ये सूचना सभी आरओ अभ्यर्थी जो तैयारी इसके लिए कर रहे हैं उनके लिए बहुत कारगर हो सकती है। साथियों, अब हम जानते हैं मौसम का हाल और आज बूंदाबांदी होने की संभावना और हवाएं चल रही हैं और देखने को भी मिल रही हैं और सूचना भी आपको हम अपने इस वीडियो में दे रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मंगलवार को सुबह ही से ही तेज धूप खिली और पूर्व दिशा से 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। दिन में बादलों की और सूर्य के बीच कुछ देर के लिए आंख मिचौली भी हुई। दिन चढ़ने के बाद ही गर्मी का एहसास हुआ। अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान सामान्य से 4.2 डिग्री, न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण बूंदाबांदी हो सकती है। 6 फरवरी से तापमान गिरने की संभावना है। अधिकतम न्यूनतम का पारा चढ़ा कल सुबह लुढ़क सकता है। आप इस वीडियो को रोक करके सारा विवरण
देख सकते हैं। 30 जनवरी, 31 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी के ये आंकड़े आप सबके सामने हैं। आप वीडियो को रोक करके, ज़ूम करके सारा विवरण देख सकते हैं। साथियों, सूचना अगर अच्छी लग रही है तो लाइक तो आपसे बिल्कुल बनता ही है, और मैं ये कह रहा हूँ, सूचना देख रहे हैं तो लाइक अभी कर दीजिए, और कमेंट में भी बताइए कि सूचना कैसी लग रही है और आप कहाँ से देख रहे हैं, जिससे मुझे भी ये पता चले ये सूचना कहाँ-कहाँ तक पहुँच रही है। 1200 बिजली संविदा संवर्गीयों को हटाने से नाराजगी। लखनऊ। निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों का आंदोलन जारी है। निजीकरण के लिए संविदा कर्मियों को बड़े पैमाने पर हटाए जाने की कार्रवाई से बिजली कर्मियों में रोष है। समिति का आरोप है कि करीबन 12,000 संविदा 1200 संविदा कर्मी हटाए गए हैं, जबकि पूरे प्रदेश में 20,000 संविदा कर्मियों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। संघर्ष समिति ने कहा है कि संविदा कर्मियों के बाद नियमित कर्मचारी भी हटाए जाएंगे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर सोमवार को बिजली कर्मचारियों ने सभी जिलों के परियोजना मुख्यालयों पर विरोध सभाओं का क्रम जारी रखा। संघर्ष समिति ने कहा कि वर्ष 2019 में एक आदेश का हवाला देते हुए 55 वर्ष की आयु में पूरी करने वाले संविदा कर्मियों को हटाया जा रहा है। यह पूरी तरह गलत है और निजीकरण के पहले यह वातावरण भयावह बनाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि 55 वर्ष की आयु पूरी तरह करने वाले संविदा कर्मियों को पिछले 6 वर्षों से कार्य ही कर रहे हैं। यह स्थिति उत्तर प्रदेश में लगातार देखने को मिल रही है। संविदा कर्मियों के प्रति सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है, और जबकि संविदा कर्मी पूर्ण ईमानदारी के साथ ही काम करते हैं। साथियों, सूचना कैसी लग रही है कमेंट में अवश्य बताएं। आप सभी को सूचना कैसी लगी कमेंट में बताएं, और ये क्लियर कर दें कि ये सूचना कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। आप सभी 2 मिनट के लिए समय निकाल कर कमेंट अवश्य करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो लंबा है, आप पूरा देखे हैं, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम फिर से आपको सूचना लेकर के आप सबके बीच आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।